शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने की उत्तर प्रदेश के रेहड़ी ठेली वालों से बातचीत। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत प्रधानमंत्री कल इन्हें देंगे लोन की धनराशि। भ्रष्टाचार के मामले में यूपीएसआईडीसी के चीफ इंजीनियर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा में सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन के संचालन की सारी व्यवस्थाओं को अब ट्रांसजेंडर संभालेंगे। अभी से पाला बदलने का सिलसिला हो गया शुरू। धौलाना के विधायक ने हाथी की सवारी छोड़ साइकिल पर बैठे। और नोएडा में बीटेक के छात्र से कार लूटने और बाद में हत्या करने के मामले में 7 बदमाश गिरफ्तार। कमिश्नर ने दिया 1 लाख रुपए का इनाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के रेहड़ी ठेली वालों से बात की। बुधवार को प्रधानमंत्री प्रदेश के रेहड़ी ठेली वालों को स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना के तहत ऋण देंगे। गाजियाबाद में करीब ऐसे 7,874 स्ट्रीट वेंडरों को इस योजना के तहत ऋण मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के लाभार्थियों से बात की। प्रधानमंत्री ने 75 जिलों के लाभार्थियों से उनके विचार जाने। बुधवार को प्रधानमंत्री खोखा रेहड़ी वालों को ऋण बांटेंगे। खोखा रेहड़ी पटरी वालों ने प्रधानमंत्री को बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के कारण उनके कामकाज बंद हो गए थे। दोबारा कामकाज करने के लिए पैसे की जरूरत थी। इसके लिए डूडा विभाग से 10,000 रुपए तक के लोन की अर्जी डाली थी और आसानी से लोन मिल गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद लगभग 50 रेहड़ी पटरी वालों को नगर निगम सभागार में ऋण स्वीकृति पत्र दिए गए। महापौर आशा शर्मा, विधायक सुनील शर्मा, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने ठेली पटरी वालों को ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए। महापौर आशा शर्मा ने कहा कि योजना से रेहड़ी पटरी वाले अपने रोज के कार्य शुरू कर सकते हैं। यह पैसा सीधे इनके खाते में जाएगा। यह लोन सिक्योरिटी फ्री है। नियमित भुगतान करने पर 5% की सब्सिडी भी मिलेगी। गाजियाबाद नगर निगम और डूडा ने 26,143 स्ट्रीट वेंडरों के रजिस्ट्रेशन किए थे, जिनमें से 20,483 वेंडरों को ऑनलाइन आवेदन भेजा गया था, जिनमें से 10,372 वेंडरों की एप्लीकेशन को बैंक भेजी गई थी, जिनमें से 7,874 वेंडरों को 10,000 रुपये लोन के रूप में स्वीकृति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को लोन की राशि खाते में ट्रांसफर करेंगे। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि वितरण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा और गाजियाबाद नगर निगम देश में 90वें पायदान पर रहा। टॉप 10 में से उत्तर प्रदेश के 7 शहर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। नोएडा में बीटेक के छात्र से कार लूटने और उसके बाद उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार सुबह मुठभेड़ के बाद 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दोपहर बाद 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। नोएडा के थाना सेक्टर 58 क्षेत्र के सेक्टर 62 में रहने वाले बीटेक के छात्र अक्षय कालरा की हत्या कर कार लूटने में शामिल बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। दोपहर बाद पुलिस ने इस घटना में शामिल 2 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से 4 बदमाश घायल हो गए हैं। बदमाशों के पास से छात्र से लूटी गई क्रेटा कार, पिस्टल, 3 देसी तमंचे, कारतूस आदि बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने 1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। हमारे यहाँ के एक बहुत होनहार छात्र अक्षय के साथ एक दुखद घटना हुई। वो घायल अवस्था में अपने घर के नज़दीक मिले, जिनको पुलिस टीम द्वारा तत्काल बेहतर चिकित्सा के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया। मिस्टर कालरा को इन्फॉर्म किया गया कानपुर में, और सभी ने बहुत प्रयास किए, लेकिन अक्षय को नहीं बचाया जा सका। और
तभी से 3 सितंबर से ही 2 सितंबर की रात को सेक्टर 62 के एक सोसाइटी में रहने वाले एमिटी यूनिवर्सिटी के बीटेक के छात्र अक्षय कालरा अपनी क्रेटा कार से रात 11 बजे करीब कुछ सामान लेने के लिए घर से निकले थे। तभी सेक्टर 62 में ही अज्ञात बदमाशों ने उनके साथ मारपीट करके उनकी कार लूट ली थी। बदमाश उन्हें कार से बाहर फेंक कर भाग गए। अक्षय कालरा सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े थे। वहां से गश्त करती निकली पुलिस ने उन्हें नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर अगले दिन उनकी मौत हो गई थी। लगातार पुलिस की अनेक टीम इस चैलेंजिंग और ब्लाइंड केस को वर्कआउट करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत थे। तमाम तरह की जो एविडेंस थी उनको बहुत ही साइंटिफिकली एग्जामिन किया गया। इस मध्य कुछ और गैंग्स पकड़ में आए, जिसमें दिल्ली का एक सोनू पंजाबन से रिलेटेड गैंग था, और भी इस तरह के गैंग्स थे जो इस तरह की घटनाएं करते थे। लेकिन ये लगातार एक चैलेंज बना रहा। डीसीपी 1, एडिशनल डीसीपी 1 रणविजय, एसीपी रजनीश। घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें गठित की गई थी, जिसमें सर्विलांस टीम भी शामिल थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने सेक्टर 62 के पास कुछ बदमाशों को घेरा। अपने आप को पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों पर गोली चलाई। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली कुलदीप उर्फ हैप्पी, विकास उर्फ विक्की, सोनू सिंह पुत्र जवाहर प्रताप, शमीम शेख पुत्र इस्लाम को लगी है। एक अन्य साथी अजय कुमार राठौर मौके से भाग गया था, जिसे पुलिस ने कॉम्बिंग कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि उनके 2 साथी बासुकीनाथ तिवारी तथा मोहम्मद नसीम को दोपहर बाद गिरफ्तार कर लिया है। और इस थाने के प्रभारी अनिल लगातार दिन रात ये प्रयास करते रहे कि ये इस घटना में जो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं कानून के हाथ उन तक पहुंच जाए। और आप सभी जान रहे हैं कि आज प्रातः एक चांस एनकाउंटर में इस घटना में इन्वॉल्व क्रिमिनल्स और उनके द्वारा लूटी गई कार व अन्य सामग्री संपत्ति पुलिस द्वारा बरामद की गई है। गिरफ्तार बदमाशों ने नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में लूटपाट की कई वारदातें करना स्वीकार की हैं। पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला कि घटना वाले दिन जब बदमाशों ने छात्र से कार लूटने का प्रयास किया तो छात्र ने इसका विरोध किया था, जिसकी वजह से इन लोगों ने छात्र के साथ मारपीट की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। नोएडा के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का संचालन ट्रांसजेंडर करेंगे। मंगलवार को विधिवत इसका उद्घाटन किया गया। टिकट बांटने से लेकर हाउसकीपिंग तक सभी कार्य ट्रांसजेंडर ही करेंगे। इससे पहले नोएडा के सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन को सिर्फ महिलाओं के लिए संचालन करने की योजना शुरू की गई थी। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सेक्टर 50 स्थित मेट्रो स्टेशन को बतौर प्राइड स्टेशन के रूप में मंगलवार से संचालन शुरू कर दिया है। इसका मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और नोएडा के विधायक पंकज शर्मा ने उद्घाटन किया। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने बताया कि जून माह में एनएमआरसी ने घोषणा की थी कि सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समर्पित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उसी के तहत आज स्टेशन को ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित कर दिया गया है। प्राइड स्टेशन घोषित किया गया है और 6 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को यहाँ टिकट ऑपरेटर्स और हाउसकीपिंग स्टाफ में प्रयास ये है कि सभी को साथ लेके इंक्लूसिवनेस के साथ काम किया जाए। और पहले हम लोगों ने इस दिशा में 2 स्टेशन को महिलाओं को डेडिकेट करते पिंक स्टेशन घोषित किया था, जहाँ केवल फीमेल स्टाफ है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक ये प्रयास है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को करने का।
सीईओ ने बताया कि इससे पूर्व नोएडा के सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन सहित एक्वा लाइन के 2 मेट्रो स्टेशनों को महिलाओं के लिए समर्पित किया गया था। इन स्टेशनों पर महिला कर्मचारी काम कर रही है। सेक्टर 50 के मेट्रो स्टेशन पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग कर्मचारी के रूप में काम करेंगे। ये लोग टिकट काटने से लेकर हाउसकीपिंग आदि का काम करेंगे। ये कम्युनिटी लगभग सभी जगह विकसित रहती है और इनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो जो अच्छे क्वालिफाइड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग थे और गवर्नमेंट एजेंसी के माध्यम से हम लोगों ने चयन किया, तो कॉन्ट्रैक्चुअली इन 6 लोगों को अभी पहले चरण में रखा गया है। जैसा इसका एक्सपीरियंस रहेगा तो प्रयास किया जाएगा इससे और भी। एक सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 4.9 लाख ट्रांसजेंडर रहते हैं। इनमें से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 35,000 ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान देने के लिए स्टेशन का संचालन उन्हें सौंपने का फैसला लिया गया है। कई सामाजिक संगठनों ने इस काम में एनएमआरसी का सहयोग किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। हाथरस में युवती के साथ दरिंदगी और हत्या के मामले की जांच अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर कराने की अर्जी को खारिज कर दिया है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच करेगी। हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र के बूलगढ़ी गांव में दलित युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के दौरान बर्बरता के कारण मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना निर्णय सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का सभी को बेसब्री से इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाथरस का बड़ा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि हाथरस के पीड़ित परिवार की सुरक्षा के साथ ही गवाहों की सुरक्षा को लेकर तमाम पहलुओं को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ही देखेगी। इस मामले में सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंपेगी। इस दौरान हाईकोर्ट मामले को मॉनिटर करेगी। हाथरस कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इस प्रकरण की जांच कर रही सीबीआई इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में अपनी सारी जांच करेगी। उत्तर प्रदेश से इस केस को ट्रांसफर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका फैसला बाद में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस केस की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट को पूरी तरह सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित और गवाहों की सुरक्षा तथा केस की मेरिट से जुड़े हर पहलू को हाईकोर्ट देखेगी। केस को दिल्ली स्थानांतरित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी चूंकि सीबीआई जांच कर रही है, जांच पूरी होने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कानपुर पुलिस ने यूपीएसआईडीसी के चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चीफ इंजीनियर पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। सरकार ने उसे सस्पेंड भी कर दिया था, लेकिन वे कोर्ट से स्टे लेकर आए थे। कानपुर पुलिस ने यूपीएसआईडीसी के चीफ इंजीनियर अरुण मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। करोड़ों के घोटाले के मामले में अरुण मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। चकेरी थाना क्षेत्र के एक प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए के घोटाले का उन पर आरोप है। पिछले कई सालों से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच चल रही है। चकेरी थाना क्षेत्र में चकेरी पाली रोड के निर्माण में घोटाले का मामला सामने आया था। इस मामले में 2012 में दर्ज मामले में अरुण मिश्रा सहित 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद से ही अरुण मिश्रा फरार हो गए थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब अरुण मिश्रा को लखनऊ स्थित भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेश करेगी। इस घोटाले में आरोपी बनाए जाने के बाद अरुण मिश्रा को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन निलंबन के खिलाफ अरुण मिश्रा हाई कोर्ट चले गए थे। इस पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनके खिलाफ पारित निलंबन के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। न्यायालय ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टि में स्थापित हो रहा है कि राज्य सरकार अरुण कुमार मिश्रा के खिलाफ दुर्भावना से कार्य कर रही है। अरुण मिश्रा की नियुक्ति के खिलाफ दायर एक रिट याचिका हाईकोर्ट ने 28 अगस्त 2014 को मंजूर की थी। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जिस पर शीर्ष कोर्ट ने 29 सितंबर 2018 को हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। देश के साथ ही गाजियाबाद जिले में भी कोरोना संक्रमण की दर में तेजी से कमी आ रही है। जिले में 65 दिन के बाद नए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा
100 की संख्या से भी कम पहुंचा है। जिले में मार्च से अब तक 18,000 से अधिक लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपील की है कि मामले कम होने पर लोग लापरवाही न बरतें। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है, तो वहीं गाजियाबाद जिले में भी 65 दिन बाद कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 100 से भी कम पहुंचा है। 2 महीने में पहली बार ऐसा मौका आया है जब संक्रमित मरीजों की संख्या 100 से कम दर्ज की गई है। संक्रमण के मरीजों की संख्या 24 अक्टूबर को 93 और 26 अक्टूबर को 88 दर्ज की गई है, जबकि अभी तक जिले में औसतन 150 मरीज प्रतिदिन संक्रमण के सामने आ रहे थे। सितंबर में यह आंकड़ा औसतन 200 मरीज प्रतिदिन था, लेकिन अब धीरे धीरे संक्रमण की दर घटने से औसतन मरीजों की संख्या भी 100 तक पहुंच रही है। सबसे राहत की बात यह है कि 65 दिन बाद मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। हालांकि इस दौरान संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या भी 100 के नीचे ही रही। पिछले 2 दिन से संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों का आंकड़ा 85 और 79 रहा। अक्टूबर माह में 26 तारीख तक संक्रमण के 4032 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 4632 रहा है। यानी संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की रफ्तार तो बढ़ ही रही है, साथ ही संक्रमण के नए मामलों में भी अब धीरे धीरे कमी आ रही है। अक्टूबर में 13 दिन ऐसे भी रहे हैं जिसमें संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 150 से भी कम रहा है, यानी लगातार मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। जिले में अब तक संक्रमण के 18,464 मरीज चिन्हित हो चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,141 है। आंकड़ों की यदि बात करें तो मार्च माह में संक्रमण के 10, अप्रैल में 61, मई में 287, जून में 1,352, जुलाई में 3,406, अगस्त में 3,376 दर्ज किए गए थे। अब तक सबसे अधिक संक्रमण के मामले सितंबर माह में 5,940 दर्ज किए गए थे। तो वहीं 26 अक्टूबर तक जिले में 4,032 मामले नए संक्रमण के दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। यह अच्छा संकेत है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि संक्रमण का खतरा कम हो गया है। संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि सर्दियों के मौसम में संक्रमण और खतरनाक स्तर तक न पहुंचे, इसके लिए आवश्यक है कि सावधानी में किसी प्रकार की ढिलाई न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। नोएडा प्राधिकरण की टीम ने मंगलवार को फेज 2 स्थित निर्यात जोन में बने अवैध मकानों को ढहा दिया। इस दौरान लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए उन्हें वहां से हटा दिया। ग्रेटर नोएडा थाना सेक्टर फेज 2 क्षेत्र में विशेष निर्यात जोन के पास अवैध रूप से बने मकानों को नोएडा प्राधिकरण ने मंगलवार सुबह ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण की टीम का कुछ लोगों ने विरोध किया, जिन्हें हल्का बल प्रयोग कर पुलिस ने वहां से भगा दिया। मंगलवार सुबह को नोएडा प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस बल के साथ सेक्टर 81 के पास पहुंची। भूरा कॉलोनी के पास विशेष निर्यात जोन से लगे कई जगहों पर लोगों ने अवैध रूप से मकान बना लिया है। कुछ नेता और अवैध निर्माण करने वाले लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, जिसे हल्का बल प्रयोग कर पुलिस ने वहां से भगा दिया। वाले कैसे कर रहे हैं, पैसे खर्च किए हम लोगों ने। पूरी जिंदगी के कमाई लगा के बैठे बेचारे का पैर टूट गया, जिंदगी भर खिलाएंगे ऑफिसर। ये मुआवजा उठाता तो जिन लोगों के मकान टूटे हैं उनका कहना है कि एक सपा नेता ने इसे अपनी जमीन बताकर उन्हें बेचा है। आज जब प्राधिकरण उक्त जमीन पर बने मकानों को तोड़ रहा है तो ये सारे नेता गायब हो गए हैं। लोगों में सपा नेता के प्रति काफी रोष था। हम लोग तो जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं उन्होंने अब प्रदेश सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था कराने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। बेशक अभी विधानसभा चुनाव होने में समय है, लेकिन नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार को बसपा के कई नेताओं ने हाथी को बाय बाय कर साइकिल की सवारी शुरू कर दी है। इनमें पूर्व सांसद सलीम शेरवानी और गाजियाबाद की धौलाना सीट से विधायक असलम चौधरी भी शामिल हैं। 2022 विधानसभा चुनाव आने में अभी काफी समय बचा है, लेकिन नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। मंगलवार को बसपा के कई बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। इनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं।
पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सलीम शेरवानी भी मंगलवार को साइकिल पर सवार हो गए हैं। सलीम शेरवानी बदायूं से 5 बार के सांसद रहे हैं। इनके अलावा बसपा के दिग्गज नेता व कोऑर्डिनेटर अंबेडकर नगर से पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त भी विधानसभा चुनाव से पहले सपा की साइकिल चलाते नजर आएंगे। गाजियाबाद की धौलाना विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक असलम चौधरी ने भी हाथी की सवारी को बाय बाय कर दिया है। वे अब साइकिल पर सवार होकर ताल ठोकते नजर आएंगे। बता दें कि धौलाना क्षेत्र से सपा के कद्दावर नेता धर्मेश तोमर पहले ही भाजपा में शामिल हो गए हैं। ऐसे में धौलाना सीट से सपा को प्रत्याशी की तलाश थी। मौके को देखते हुए असलम चौधरी ने बसपा छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है। इसके अलावा हरदोई के शाहबाद से बसपा के विधायक रहे आसिफ उर्फ बब्बू खान भी सपा में शामिल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर ग्रामीणों के खाते से लाखों रुपए निकाल लिए गए। मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। जिस आयुष्मान कार्ड को केंद्र सरकार ने जीवन को बचाने का जरिया बनाया, उसी कार्ड के कारण गरीबों के खाते से हजारों रुपए निकाल लिए गए। मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का है। यहां आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर साइबर ठगों ने भोले भाले ग्रामीणों के खाते से लाखों रुपए उड़ा दिए। जब ग्रामीणों को इस बात की जानकारी हुई तो उनके होश उड़ गए। ग्रामीणों ने थाने पर तहरीर दी है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। बहराइच के बौंडी थाना क्षेत्र के कायमपुर गांव की रहने वाली सीमा देवी पत्नी राधेश्याम ने बताया कि रविवार दोपहर को 4 पहिया वाहन से 4 लोग गांव आए थे। उन्होंने ग्रामीणों से खुद को स्वास्थ्यकर्मी बताया। आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर ग्रामीणों से उनके आधार कार्ड और राशन कार्ड लिए गए। ग्रामीणों से फिंगर स्कैनर मशीन पर फिंगर प्रिंट भी लिए गए, जिसके बाद वे चले गए। कुछ देर बाद ग्रामीणों के मोबाइल पर धन निकासी का मैसेज आने लगा। तब उन्हें अपने साथ धोखाधड़ी होने की जानकारी हुई। कल 3 बजे आए थे और रुपया कहीं के टाप लगाओ तो हम सब अंगूठा लगाया। अच्छा, तो पैसा निकाल लिया? पैसा कहाँ से निकाल? कितने लोग थे लगभग? 4 लोग रहे। 4 लोग थे। 4 मशीन ले रहे। सोमवार को पता चला कि सीमा देवी के खाते से 30,000 रुपए, लज्जावती के खाते से 20,000 रुपए, श्यामा के खाते से 14,000, शिव कुमारी के खाते से 10,000, आशाराम और कैलाश के खातों से 5-5 हजार रुपए निकाले गए। आए रहा कल 3 बजे जून तो का कहा था 4 लोग तो वही कहीं कि अरे आयुष्मान कार्ड बनी तो का कहा था अपन आधार लाओ और राशन कार्ड लाओ तो वह तेरी अंगूठा धरे। आयुष्मान कार्ड अंगूठा रखने के बाद कहीं कि 1 हफ्ता के बाद तुमका कार्ड मिल जाये, वहाँ फिर इलाज हुई जो कोई मांदा हारा हुई तो कह रहे थे कि पैसा निकाल गया। तो अब वह में खाता में पैसा निकाली गवा। तो कैसे पता चला? तो बाद में मैसेज आवा है तब जान मिला है। वहीं पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों के खाते से रुपए निकालने की शिकायत मिल चुकी है। चूंकि मामला साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मामले की जांच साइबर क्राइम विभाग को भेज दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कभी मायावती के बेहद करीब रहे पूर्व डीजीपी ब्रजलाल को भाजपा ने राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया है। ये वही ब्रजलाल है जिनके खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। भाजपा के इस फैसले को 2020 के विधानसभा चुनावों में मायावती के दलित कार्ड को फेल करने के रूप में देखा जा रहा है। इन्हें अब तक आप पुलिस की वर्दी में या फिर टीवी न्यूज चैनलों पर बहस करते हुए देखा होगा, लेकिन अब ये राज्यसभा में भी बहस करते नजर आएंगे। ये है यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल, जिन्हें भाजपा राज्यसभा में भेज रही है। भाजपा की ओर से उत्तर प्रदेश की 8 राज्यसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इनमें ब्रजलाल भी शामिल है। पूर्व डीजीपी ब्रजलाल को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के अत्यंत करीबी माना जाता है। मायावती के कार्यकाल में ही उन्हें डीजीपी बनाया गया था। भाजपा की सूची में उनका नाम बेहद चौंकाने वाला है। भाजपा ने यूपी की 8 सीटों पर हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, नीरज शेखर, हरिद्वार दुबे, गीता शाक्य, BL शर्मा,
बृजलाल के अलावा सीमा देवी को उम्मीदवार बनाया है। 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी बृजलाल 2007 में उत्तर प्रदेश में एडीजे लॉ एंड ऑर्डर के रूप में तैनात थे, लेकिन इसी साल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री मायावती ने उन्हें डीजीपी बना दिया। हालांकि वे इस पद पर महज 3 महीने ही रह पाए थे। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जनवरी 2012 में बृजपाल को डीजीपी के पद से हटा दिया था। चुनाव से पहले कई विपक्षी दलों ने उन्हें डीजीपी पद पर बने रहने की शिकायत चुनाव आयोग से की थी, इनमें भाजपा भी शामिल थी। लेकिन जनवरी 2015 में बृजलाल भाजपा में शामिल हो गए थे। 2018 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन्हें राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। बृजलाल 4 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित भी हुए हैं। वहीं राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर आम चर्चा है कि बृजलाल को राज्यसभा भेजने के बहाने भाजपा ने मायावती के दलित कार्ड को फेल करने की रणनीति बनाई है। बृजलाल का जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने बेहद गरीबी में पढ़ाई की और आईपीएस अधिकारी बने। भाजपा अब बृजलाल के बहाने दलितों तक अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मंगलवार को जिला मुख्यालय में 4 संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पेंशनर एसोसिएशन ने जहां 22 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, तो वहीं लिव फॉर संस्था ने टीएचए में सरकारी अस्पताल बनाने की मांग की। जन अधिकार पार्टी ने किसान बिल को लेकर विरोध जताया, तो शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने भी सरकार से गुहार लगाई है। मंगलवार को जिला मुख्यालय में विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। लिव फॉर एनिमल संस्था ने ट्रांस इंडियन क्षेत्र साहिबाबाद में पशुओं के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल की मांग को लेकर सीएम योगी के नाम ज्ञापन सौंपा। संस्था के सदस्यों ने अपने ज्ञापन में कहा है कि साहिबाबाद में पशुओं के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल नहीं है। घायल जानवरों को गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में लाया जाता है, जिसकी वजह से कई बार समय से इलाज न मिलने पर बेजुबान दम तोड़ देते हैं। हमारा ट्रांसमुंडा में एक भी हॉस्पिटल नहीं है और अगर रात को अगर पशु घायल हो जाते हैं, बड़े बड़े वाहन टक्कर मार के चले जाते हैं, तो वो कोई उपचार नहीं होता, सुबह तक दम तोड़ देते हैं उपचार के अभाव में। इसलिए हम ये ज्ञापन देने आए हैं कि वहाँ एक सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जाए, जिसमें 24 घंटे इनके इलाज की सुविधा और एम्बुलेंस साथ में रहे। दूसरा ज्ञापन सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन ने पेंशनर की समस्या के निस्तारण के लिए डीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपा है। अपने ज्ञापन में पेंशनर ने 22 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग की है। जिला संयोजक हितेश राजवंशी ने बताया कि वर्तमान में पेंशनर विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा। जो हमारी विसंगतियाँ वेतन की रहेगी, सबसे पहली हमारी डीए-डीआर जो नहीं दे रहे, रोक रखा है, उसके लिए है। दूसरा हमारी पेंशन के लिए है, और अन्य विसंगति जो 2008 में रह गई थी वो भी नहीं की गई हैं, वो हैं। 2016 के बाद की विसंगतियाँ वो भी नहीं की गई हैं। अन्य 22 सूत्री टोटल मांग है। पुरानी पेंशन बहाली है ही है, वो तो सबसे प्रमुख मांग है, 2004 वाली पेंशन प्रणाली, और ये हमारा क्रम में चल रहा है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित किया गया था, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोर्ट द्वारा फैसला नहीं सुनाया गया। इस मामले में चयनित अभ्यर्थियों ने डीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस मामले में फैसले को निर्गत कराने के लिए सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में जो हुई थी 2019 में, उसके जो बाकी बचे हुए 37,339 पद हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आना बाकी है। हम डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे, जिससे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अतिशीघ्र निकलवाने की कोशिश करें। वहीं जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी नए कृषि बिल व उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार का नया कृषि बिल पूरी तरह से किसानों को गुलाम बनाने के लिए है। इससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा, आम आदमी को भी नुकसान होगा। प्रदर्शनकारियों ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। एक और जहां स्वच्छता अभियान को पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक जोर दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद के गांव गढ़ी वार्ड 16 के निवासी
इन दिनों पानी की निकासी न होने से बेहाल है। लोगों की समस्या सुलझाने के लिए नगर निगम द्वारा यह नाला बनवाया गया था, लेकिन नाले की ऊंचाई अधिक होने से गंदा पानी नाले में पहुंचने के बजाय सड़कों पर फैल रहा है। लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। एक ओर जहां स्वच्छता अभियान को लेकर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गांव गढ़ी भट्टा नंबर 5 वार्ड 16 के निवासी इन दिनों पानी की निकासी न होने से बेहद परेशान हैं। पानी की निकासी का उचित प्रबंध न होने के कारण स्थानीय लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। इसकी वजह से बीमारियां होने का भी संकट क्षेत्र में बना हुआ है। नगर निगम द्वारा पानी की निकासी के लिए नाला भी बनाया गया है, लेकिन यह नाला भी महज दिखावा साबित हो रहा है। इस नाले में गांव का पानी नहीं पहुंच पाता और वार्ड की गलियों में बहता रहता है। बरसात के दिनों में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। समस्या ये है कि यहाँ पे जब रेनी सीजन में बरसात में यहाँ गांव के पानी की निकासी के लिए नाला नहीं था और गांव के लोगों के जो संघर्ष किया, और मैं भी एक पदाधिकारी हूँ भाजपा में, तो मेयर साहब को लिख के दिया गया। मेयर साहब ने तो नाला पास करा दिया। हमारी मेयर आशा शर्मा जी हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने नाला पास करा दिया। लेकिन ये जो ठेकेदार हैं, एई हैं, जेई हैं, जो प्रशासन ब्यूरोक्रेसी जो है, इसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं आ रहा है। इसने अपनी मनमर्जी से नाला बनाया है, कोई इसका लेवल नहीं इसका बनाया है। यदि वो अपने हिसाब से लेवल लेके इसका चलते तो ये नाला इसकी समस्या का समाधान होता, लेकिन समस्या का समाधान होने की बजाय कार्य उल्टा पड़ गया। जो गांव का पानी गांव में ही रुक गया, नाले में नहीं जा रहा है क्योंकि नाला ऊंचा बना दिया है और लोगों को इतनी समस्या हो रही है कि जो पैदल तो निकलना ही दुर्भर हो गया। स्थानीय लोगों ने नाला बनाने वाले अधिकारियों व ठेकेदारों पर नाला सही से न बनाने का आरोप लगाया है। नाले की ऊंचाई अधिक होने के कारण पानी नाले तक नहीं पहुंच पाता और सड़कों पर फैल जाता है। नाले को गांव की सड़क के साथ समतल न किए जाने के कारण स्थानीय लोगों की समस्याएं जस की तस बनी रहती है। आज 21वीं सदी में हम पहुंच रहे हैं और हमारी ब्यूरोक्रेसी एई है, जेई हैं, अभी हमारे नए नगर आयुक्त जी आए हैं, वो बहुत वार्डों में घूम रहे हैं, चौपाल भी लगा रहे हैं। मैं तो उनसे भी दरख्वास्त करूंगा, यदि वो चौपाल लगा रहे हैं तो वार्ड नंबर 16 है, गढ़ी हमारा गांव है, एक चौपाल यहाँ के लगा लें। शहर में ही आप चौपाल लगा लेते हैं, उससे समाधान नहीं होगा। जहाँ समस्या वहाँ चौपाल लगाएं आप, जहाँ कूड़े पड़े हैं वहाँ चौपाल लगाएं आप। स्थानीय निवासियों ने कहा कि वर्तमान में मेयर और नगर आयुक्त शहरी क्षेत्र में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लेकिन दूर दराज के वार्डों में लोगों की समस्याएं सुनना तो दूर, वहां जाकर यह भी देखना गवारा नहीं करते कि जो निर्माण कार्य निगम द्वारा कराए जा रहे हैं वे ठीक हुए भी हैं या नहीं। स्थानीय निवासी कई बार अपनी समस्याओं को लेकर निगम अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्याओं का हल नहीं निकल सका। इसकी वजह से स्थानीय निवासियों में निगम अधिकारियों के प्रति भी आक्रोश पनप रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मोदीनगर के किसानों ने एक समान मुआवजे की मांग को लेकर मंगलवार को अधिकारियों के कार्यालय के बाहर भीख मांगी। किसान काफी समय से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे में एक समान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के लिए जिन किसानों की जमीन ली गई है, उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। मंगलवार को किसानों ने तहसील अधिकारियों के ऑफिस के सामने भीख मांग कर विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेता बबली गुजर ने बताया कि किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। अब उन्होंने गांधी जी के बताए रास्ते पर चलकर अपनी बात अधिकारियों और सरकारों तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया है। कल भी हमने इन्हें जगाने का काम किया और आज हमने अपने मुआवजे की भीख मांगने के लिए, हमने जो हमारी हालत किसान की हो गई है, किसान के कपड़े फट गए हैं, किसान पे कपड़े बनाने को भी पैसे नहीं है क्योंकि उधर तो शुगर मिल पैसा नहीं देता और हमारे साथ इस हाईवे में अन्याय किया गया है। उसके लिए हम इन अधिकारियों को जगाने के लिए लगातार हर रोज नई चीज लेकर आएंगे। इस धरने पर बुधवार को शिवपाल सिंह भी पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।